अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो शुरुआती रुझान थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप अब जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है उसमें 247 वोट हासिल कर चुके हैं और कमला हैरिस को 214 वोट मिले हैं। और अब सारी लड़ाई जो है वो स्विंग स्टेट्स कहे जाने वाले राज्यों को लेकर चल रही है। तो कमला हैरिस की पार्टी को 214 और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को 247 इलेक्टोरल वोट जो है वो यहाँ पर मिले हैं। ट्रंप की अगर बात करें यहाँ पर तो स्विंग स्टेट्स में नॉर्थ कैरोलिना में पहली जीत उन्होंने दर्ज की है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। टेक्सास और फ्लोरिडा जीत गए हैं और उन्होंने जॉर्जिया में भी जीत दर्ज कर ली है। तो रिपब्लिक का पलड़ा जो है रिपब्लिकन्स का यहाँ पर वो भारी हो गया है। और अब देखना होगा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर कौन बढ़त बनाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर बढ़त मिल जाती है रिपब्लिकन्स को तो फिर ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस तक उनका रास्ता पहुंचने का साफ हो जाएगा। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी उमा शंकर सिंह, कादम्बिनी शर्मा लगातार बने हुए हैं जो विदेश मामलों पर नज़र रखते हैं। उमा, यहाँ पर अब जो तस्वीर नज़र आ रही है उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा कुछ अब साफ होना बाकी नहीं है, कहा जा सकता है? जी, अभी तक जो प्रोजेक्शन है उसमें तो अब जो है ये काफ़ी ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है नतीजा। और अगर ट्रंप जीत जाते हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, तो 130 साल बाद पहला ऐसा मौका होगा जब अमेरिका एक ऐसा राष्ट्रपति पाएगा जो जिन्होंने दो लगातार कार्यकाल नहीं किया, बल्कि एक कार्यकाल का गैप बीच में था। यानी 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, 2020 में हार गए, 2024 में वो लड़े हैं। और अगर इस बार वो जीत जाते हैं तो 130 साल पुराना इतिहास वो दोहराएंगे जब एक टर्म के गैप के बाद वो राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो 1885 में जो ग्रोवर क्लीवलैंड थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, वो डेमोक्रेट थे और उन्होंने 1889 तक उन्होंने सर्व किया था। और फिर जो है 4 साल के गैप के बाद 1893 में वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे। तो अब जो पेंसिल्वेनिया की जो बड़ी खबर आ रही है उसमें ये कि ट्रंप की पार्टी की जो जीत है वो पेंसिल्वेनिया में भी हुई है। और पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ा स्विंग स्टेट था जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो थे वो हैं वहां पर। और ये इस बड़ी जीत के साथ जो मार्जिन है 270 तक पहुंचने का ट्रंप का और ज़्यादा कम हो गया है। और जिस तरह के रुझान आ रहे थे उसमें 93 जो 7 स्विंग स्टेट्स में जो 93 सीट्स थे उनमें से 87 पे ट्रंप जो है वो आगे चलते नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले जो है नॉर्थ कैरोलिना जीता, उसके बाद जॉर्जिया उनके पक्ष में गया और अब पेंसिल्वेनिया जो है वो भी उनकी जेब में जा चुका है। तो अब जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक समय की बात रह गई है जब ट्रंप जो है वो चुनाव में अल्टीमेट विनर के तौर पे नजर आएंगे। तो अब जो प्रोजेक्शन है वो साफ तौर पे ट्रंप के पक्ष में जाता दिख रहा है, जब पेंसिल्वेनिया में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली है जो प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक, और 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट को और अपने पक्ष में कर लिया है। बिल्कुल कादम्बिनी, यहाँ पर पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करें तो बिल्कुल उलट स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अगर सिर्फ हम ये स्विंग स्टेट्स की यहाँ पर बात करें, क्योंकि 6 उस वक्त डेमोक्रेट्स को मिले थे, लेकिन यहाँ पर 4 में ट्रंप जो हैं वो बढ़त बनाए हुए आगे चल रहे हैं और 2 में जीत दर्ज कर चुके हैं। तो अब सीधे तौर पर अगर स्विंग स्टेट्स इनके हाथ आ जाते हैं तो फिर वॉशिंगटन कहा जाएगा कि व्हाइट हाउस का जो रास्ता है वो तय हो जाएगा। व्हाइट हाउस का रास्ता अब ट्रंप के लिए काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं ये मतलब जो कॉल किया गया है वहाँ पर कि जिस तरह से जॉर्जिया जीते, नॉर्थ कैरोलिना जीते हैं और भी बाकी जो स्टेट्स उन्होंने जीता है, तो ये अब पेंसिल्वेनिया भी साफ़ हो गया है वहाँ पर कि वो जीत चुके हैं। तो अब जो बाकी स्टेट्स बचे हैं स्विंग स्टेट्स, वो जिसमें विस्कॉन्सिन की बात करें तो 88% वहाँ वोट्स काउंट हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। अगर हम मिशिगन की बात करें तो 64% काउंट हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भी आगे हैं। अगर हम यहाँ पर नेवादा की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे हैं। एरिज़ोना में भी 51% काउंट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। भले ही इन 2 जगहों पे थोड़ा फासला कम है, लेकिन अब जो स्थिति बनती नज़र आ रही है तो वहाँ से उनके लिए ज़्यादा आसान है। 270 वो बहुत जल्दी पहुँच जा सकते हैं। और कमला हैरिस के लिए जिस ब्लू वॉल को लेकर वो चल रहे थे और जिन स्विंग स्टेट्स को उम्मीद बनाया हुआ था, पेंसिल्वेनिया खास तौर पर, वहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स ने बहुत कैंपेन किया था। डोर टू डोर कैंपेन लास्ट डे जाकर कमला हैरिस ने किया था, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करता दिखा नहीं है।
और अदिति, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 7 स्विंग स्टेट्स में जो 93 जो सीट्स थी, जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, उनमें से 51 चाहिए था ट्रंप को, और इन 3 स्टेट को जो जीत का प्रोजेक्शन हो चुका है उसमें उनको 40 जो वोट हैं वो मिल चुके हैं या मिल जाएंगे, जिसमें कि 19 जो है वो पेंसिल्वेनिया का है, अगर बात करें जॉर्जिया का तो 16 है, और नॉर्थ कैरोलिना का जो है वो 11 है। तो ये 3 स्टेट मिलकर 40 जो उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो ले आएंगे। 51 की उनको ज़रूरत थी, कमला हैरिस को 44 की ज़रूरत थी, लेकिन अब वो बहुत पिछड़ती नज़र आ रही हैं, और सिर्फ 11 जो और इलेक्टोरल कॉलेज वोट में प्रोजेक्शन की ज़रूरत है ट्रंप को जीत हासिल करने के लिए। तो जो फॉक्स न्यूज़ है, हालांकि फॉक्स न्यूज़ ये भी कहा जाता है कि वो ट्रंप को फेवर करता है, उसका जो प्रोजेक्शन है उसमें साफ तौर पे वो पूरे देश के लिए यानी पूरे अमेरिका के लिए एक कॉल दे रहे हैं कि ट्रंप ने इस राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को पुख्ता तौर पे सामने रखते हुए जीत हासिल कर लिया है या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति अगले अमेरिका के ट्रंप होंगे, ये फॉक्स न्यूज़ जो है उसने अभी प्रोजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर आ रही है। और अब अगर बात करें अब तो 247 इलेक्टोरल में ट्रंप जो है उनकी रिपब्लिकन पार्टी आगे है, 214 में कमला हैरिस की पार्टी आगे है। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच सीटों का अंतर जो है वो भले ही कम हुआ हो, लेकिन अब ट्रंप ने अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बना ली है। सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन को बहुमत यहाँ पर दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की पार्टी की जीत हो गई है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप जीत गए हैं। तो कादम्बिनी, अगर हम सिर्फ पेंसिल्वेनिया की बात करें जहाँ पर 19 इलेक्टोरल वोट थे, तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग जो स्विंग स्टेट्स हैं इनके अलग अलग मुद्दे जो हैं वो हावी होते हैं। इस अगर हम इलाके की बात करें, इस राज्य की बात करें, तो यहाँ पर कौन से वो मुद्दे थे जो ट्रंप के फायदे में पहुँचाए? देखिए, पेंसिल्वेनिया में एक बड़ा मुद्दा था फ्रैकिंग का। फ्रैकिंग जो कि तेल निकालते हैं रॉक से, तो क्लाइमेट वर्सेस आजीविका की वहाँ पर बात हुई थी। फिर वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं, तो वो बहुत डिक्लाइन में है। तो जो एक सोशल जो स्टेटस पहले एक वक्त में जुड़ा होता था, सन बेल्ट स्टेट्स और रस्ट बेल्ट कहा जाता है। रस्ट वो जहाँ इंडस्ट्रीज़ अब ख़त्म सी हो चुकी हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह है, जबकि दूसरे जो सन बेल्ट हैं जहाँ पर अभी भी ये सब कुछ है। तो यहाँ पर एक सोशल स्टेटस की बात है। वहाँ पर एक ये भी फैक्टर था कि कॉलेज एजुकेटेड लोग जो हैं, वाइट मेल्स, वो कम हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें भले ही बाहर से आए लोग हैं, चाहे वो हिस्पैनिक्स हों जो कि नॉन वाइट हैं, जो कि बाकी कंट्री से जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्री से वहाँ पर आए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक फ्यूचर दिखता है ट्रंप के प्रॉमिसेस में, जो उन्होंने वादे किए हैं और जिस तरह से वो आगे लेकर जा रहे हैं, टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं, तो उनको एक फ्यूचर दिख रहा है। और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको एक स्टेटस दिख रहा है। ऐसा वहाँ पर जिन लोगों ने सर्वेज किया है वो कहते हैं। तो शायद ये फैक्टर्स जो हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर कि जो आजीविका की बात है, सब वहाँ पर वही देख रहे हैं, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो हिस्पैनिक हो, या फिर कहीं से भी आए हों। अगर आजीविका आपके खतरे में है तो बाकी हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। बिल्कुल उमा, यहाँ पर अगर हम देखें कि अब जीत की ओर ट्रंप जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में क्या वो फैक्टर्स थे जो ट्रंप को जिन्होंने फ़ायदा पहुँचाया? क्या एक जो अपनी इमेज बनाने में, कि जिस तरह से एक मजबूत छवि उन्होंने अपनी बनाई, और उसके बाद जिस भी लाइन को उन्होंने लिया किसी मुद्दे पर, एकदम एक सीधी लाइन लेते हुए वो नजर आए, कंफ्यूज नजर नहीं आए? जी बिल्कुल, और बहुत ही पुरजोर तरीके से वो अपनी बातों पर जोर डालते नज़र आए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका नारा है, उस पर वो पुरजोर तरीके से हमेशा जो अपनी बात कहते नज़र आए। और आपने सही कहा कि जिन मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, उन्होंने बिना लाग लपेट उस पर बात की है। और इमिग्रेशन का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा उन मुद्दों में रहा। दूसरी तरफ जो इकोनॉमी की बात है उसकी भी वो बात करते रहे, और लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, बाइडेन की सरकार पे इस बात को लेकर वो हमलावर रहे कि किस तरीके से उनकी जो गलत नीतियां हैं उन्होंने जो है अमेरिका का जो आर्थिक तौर पे जो उसकी हालत है उसको ख़राब कर दिया है। जॉब की जहां तक बात है तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आकर अमेरिकियों के जो जॉब हैं उसको ले लेते हैं, और जो उसका खामियाजा जो है वो अमेरिकियों को भुगतना पड़ रहा है। तो अपने लगातार संबोधनों में और लगातार अपने जो कैंपेन में वो इन मुद्दों पर जोर डालते रहे। एक फैक्टर और भी है, जब उन पे गोली चली थी उसके बाद ये भी कहा
कहा गया था कि जो एक सेंटिमेंट का फैक्टर उनके साथ होगा, हालांकि आगे चलकर कैंपेन में वो सेंटिमेंट का फैक्टर जो है वो नज़र नहीं आया। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से 4 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बाइडेन प्रशासन के ऊपर रहा और जिसका कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लिगेसी ढोती नजर आई। हालांकि कमला हैरिस ने काफ़ी कोशिश की कि वो डिसोसिएट करे कई सारे ऐसी पॉलिसीज से जो बाइडेन लेके चल रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से कर नहीं पाई। हालांकि इसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था। वो अंतिम समय में लाई गई उम्मीदवार थी जब जो बाइडेन को मैदान से हटना पड़ा। हालांकि डेमोक्रेट्स जो है वो रेस में आ पाए और इस हद तक उन्होंने मुकाबला दिया, तो इसके पीछे एक वजह यह भी माना गया कि क्योंकि कमला हैरिस जो है वो रेस में आई। लेकिन अब जो रुझान है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं और जिस साफ गोई के साथ उन्होंने बात की वो अमेरिकी मतदाताओं को पसंद आई है। बिल्कुल कादम्बिनी, अगर हम कमला हैरिस की तरफ बात करें तो जब प्रचार चल रहा था, जब डिबेट्स चल रही थी, जब उनको आगे बढ़ाया गया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्होंने अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली थी आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो। लेकिन कहाँ आपको लगता है ये पिछड़ गए? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब कमला हैरिस आई तो एक अलग ऑरा वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी महिला उम्मीदवार होने के तौर पर भी। उनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस थे। एक तो स्मूथ उनका ट्रांजिशन हुआ एक वाइस प्रेसिडेंट से लेकर उम्मीदवार तक, क्योंकि जिन लोगों ने एंडोर्स किया बाइडेन को और जो नहीं करना चाहते थे बाइडेन को एंडोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर या डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर, उन लोगों ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने बहुत जल्द उन्होंने चंदा जुटाया, बाइडेन से ज़्यादा, ट्रंप से ज़्यादा जुटाया, खर्च भी उसी हिसाब से किया, सारा कुछ उनके फेवर में जाता दिखा। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो शायद उनके भी पहुंच से बाहर रही होंगी या उनके एड्रेस करने के कैपेसिटी से शायद बाहर चली गई थी, वो ये कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भले ही वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनका हाथ ना रहा हो, उनको अधिकार ना रहा हो पॉलिसी बनाने का, लेकिन उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर ज़रूर पड़ा। उनसे बार बार पूछा गया कि आपने इमिग्रेशन पर क्या किया, उनसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था इतनी डवाडोल क्यों है। हालांकि पॉलिसी जो बना रहे थे वो बाइडेन बना रहे थे, वो प्रेसिडेंट के हाथ में था। दूसरी चीज़ें और भी थी, जैसे उन्होंने अमेरिकन अरब्स को काफ़ी उनका वोट लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी हालात जो है जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। दूसरी तरफ ये भी कहीं ना कहीं लगा कि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वो यहूदियों को ज़्यादा सपोर्ट देंगे, क्योंकि कम से कम 66% वहाँ पर इजराइल में ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि उनको खुला हाथ देंगे वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। ये एक फैक्टर रहा। दूसरा एक बहुत ये क्या है, अभी तक अमेरिका जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी तक किसी भी महिला पर इतना विश्वास वो नहीं कर पाए कि उनको सत्ता सौंप दे, चाहे वो हिलरी क्लिंटन की बात रही हो 2016 में या अब 2024 में यहाँ पर कमला हैरिस की बात रही हो। तो ये कहीं एक बहुत सरप्राइजिंग बात है बिल्कुल अमेरिका की सोसाइटी को देखते हुए।